नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इनसे लाभ मिल सके। तो यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न यहीं पर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। जो पहला प्रश्न है उसमें दिया है जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव है, कोशिका है, जीव द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो जो जीवन का भौतिक आधार है ना दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीव द्रव्य। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरे नंबर कहीं पर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह के बारे में बोला गया है। तो किसको कहा जाता है? कोशिका का जो ऊर्जागृह होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं ना, वही क्या होता है? ऊर्जागृह होता है कोशिका का। ठीक है, अच्छे से नाम याद रखिएगा, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह या फिर पावर हाउस कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो कौन से स्थान पर कोशिका में प्रोटीन निर्माण होता है, ये पूछा गया है। लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया फिर कल्चिका है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका राइबोसोम। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइबोसोम इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति है, लवक है, रिक्तिका है या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्या बोला गया है। तो कौन से कोशिकांग जो सिर्फ पादपों में पाया जाता है अर्थात पौधों में पाए जाते हैं ना, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। तो कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए पाँचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, जैसे कि अभी मैं आपने बताया हूँ ना पिछले क्वेश्चन में कि आत्महत्या की थैली किससे बोला जाता है? कोशिका की। तो लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो ए है ना वो सही हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवें नंबर का प्रश्न है, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। तो किसी कोशिका में इससे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ठीक है, 80% से भी ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन है, जल है, वसा है या फिर खनिज है? तो लगभग सभी को पता होगा जल पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन हमारा जो बी है ना वो सही हो जाएगा। तो किसी कोशिका में जो 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? ठीक है, क्या बोला गया है? कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। राइबोसोम है, गोल्गी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। तो देखो अभी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देखे जिससे आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम के नाम से, और यहाँ पर तो प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये क्या होता है? गोल्गी का जो है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किन्होंने किया है? चार यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और जो इसको किया है ना, जोहानसन ने किया है। ठीक है, जोहानसन ने किया, जो कि ऑप्शन आपको डी में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 90 नंबर का जो प्रश्न है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है, राइबोसोम है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोसोम। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी जो है ना वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? क्या बोला गया? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण पूछा गया है। 2, 4, 6, 8। तो कितना होता है? तो इसका जो आंसर है ना वो होता है ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा 2। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादक के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, प्रतिपाद के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात प्रतिपादक ही है वो। किसके प्रतिपादक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पूछा गया है। कोशिका सिद्धांत है, उत्परिवर्तन सिद्धांत है, अनुवांशिकता के नियम है या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुवांशिकता के नियम। ठीक है, याद रखिएगा अनुवांशिकता के नियम के लिए
क्या है, तो ग्रेगर मेंडलेव प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है, जीन उपस्थित होते हैं तो कहाँ होते हैं? राइबोसोम में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, हरित लवकों में होते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणसूत्रों में होते हैं। ठीक है, जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न में दिया है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है डीएनए। ठीक है, क्या होता है? डीएनए पाया जाता है कोशिकाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए एक द्विकुंडल प्रारूप है, किसने दिया? तो किन्होंने दिया, ये हमको बताना है कि क्या है। डीएनए एक द्विकुंडल प्रारूप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने इसको दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है, जिसमें दिया है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? ठीक है, पुत्र का जन्म बोला गया है, कौन से क्रोमोसोम के मिलने से? पुत्र का अर्थात पुरुष का एक से एवं स्त्री का एक से, पुरुष का एक से एवं स्त्री का वाई, पुरुष का वाई एवं स्त्री का वाई, और पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। तो किन के मिलने से अर्थात किन क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, ये बोला गया है। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। ठीक है, पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स जब मिलते हैं ना तब क्या होता है? तो पुत्र का जन्म होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर 16वें नंबर का प्रश्न है, शिशु का पितृत्व सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन विश्लेषण है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, गुणसूत्र गणन है, फिर डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो किन्होंने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्होंने किया है? तो एच जी खुराना। ठीक है, याद रखिएगा एच जी खुराना, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ठीक है, प्रतिपादक कौन था? लैमार्क है, चार्ल्स डार्विन है, हक्सले है, या फिर ह्यूगो टी ब्रिज है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, नाम अच्छे से पढ़िएगा, नाम याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो किन्होंने दिया है प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है? और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन ने दिया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, सिद्धांत का भी नाम याद रखिएगा और किन्होंने दिया उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? ठीक है, अवशेषी अंग नहीं है कौन सा, ये पूछा गया है और मनुष्यों की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत। ठीक है, क्या है? सामने वाले जो चपटे दांत है वो क्या है? तो अवशेषी अंग नहीं है मनुष्य का। चलिए 3 प्रश्न और बचा है, देखते हैं तीनों प्रश्नों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 21वें नंबर के प्रश्न की, जिसमें दिया है, डीएनए का प्रमुख कार्य है। तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कोशिकीय परिवहन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन होता है। तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है ना वह क्या होता है हमसे पूछा गया है और जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। ये क्या है? तो डीएनए का प्रमुख कार्य है। 22वें नंबर का प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवहन हेतु अनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उत्तरदायी होते हैं, क्या होते हैं? जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, केंद्रक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो 22वें नंबर का ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाला अनुवांशिक रोग कौन से है? ठीक है, कौन कौन से हैं? वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन हमको डी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया? ये सभी। तो ये क्या होता है? निम्नलिखित में से जो मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग है ना वो क्या है? वर्णांधता भी है, हीमोफीलिया भी है और टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों क्या है? तो अनुवांशिक रोग है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।